समुंदर के बीच चलने वाला एक डरावना जहाज जो असल में एक जेल थी, और इस जेल को कहा जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, क्योंकि इस जेल के अंदर ऐसे ऐसे कैदी और गैंगस्टर बंद हैं जो दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। वो पलक झपकते ही किसी को भी मार सकते हैं, इसलिए उन्हें दुनिया की सबसे सेफ जेल में रखा गया है। लेकिन एक बार सोचो, अगर ये खतरनाक कैदी समुंदर के बीचों बीच वाली इस जेल से भागने की कोशिश करें तो वो भागने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के एक एयरपोर्ट से। समय था 2017 का। आज इस एयरपोर्ट पर बहुत सारे रिपोर्टर की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि आज फिलीपींस से एक प्लेन के जरिए करीब 40 के आसपास खतरनाक कैदियों को यहाँ लाया जाने वाला था। कुछ ही देर में वो प्लेन कोरिया के एयरपोर्ट पर लैंड करता है और बहुत से लोग उन कैदियों को देखने के लिए वहाँ इकट्ठा हुए थे। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक आदमी काफी देर से खड़ा था। जैसे ही वो कैदी अंदर आते हैं, वही आदमी अचानक एक कैदी पर झपट पड़ता है। वो पुलिस की सारी सेफ्टी तोड़कर उस कैदी को मारने की कोशिश करता है। पुलिस उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी के पास एक बहुत बड़ा बम था और थोड़ी ही देर में वो बम को ब्लास्ट कर देता है। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि उस धमाका में पुलिस, आम लोग सब के सब मारे जाते हैं। इस घटना के बाद लगभग 5 साल बीत गए। समय था 2022। हम उसी समुंदर पर पहुंचते हैं जिससे फिलीपींस से वो खतरनाक कैदी आए थे। पिछली बार जैसी कोई घटना फिर न हो, इसी वजह से इस बार निर्णय लिया गया कि उन्हें फ्लाइट से नहीं बल्कि समुंदर रास्ते से कोरिया लाया जाए। उनके साथ करीब 20 पुलिस यूनिट भी तैनात कर दी गई। हर यूनिट के पुलिस बहुत पावरफुल थे ताकि किसी भी हाल में कोई कैदी भाग ना पाए। जिस जहाज में उन्हें ले जाया जाना था वह भी असल में दुनिया की सबसे सेफ जेल जैसा ही था। वहाँ कैदियों की सिक्योरिटी के लिए हर व्यवस्था मौजूद थी। वह जहाज एक कार्गो शिप था। अब हर कैदी को समुंदर पर लाया गया। आज वहाँ लगभग 47 कैदी थे। ये सभी अपराध करके बचने के लिए फिलीपींस भाग गए थे, पर अब इन्हें कोरिया वापस लाया जा रहा था। यहाँ के हर कैदी बहुत हिंसक थे। उनके दिलों में कोई दया नहीं थी। वे किसी भी अन्य कैदी या इंसान से कम नहीं थे। किसी को भी जानवर की तरह काट डालना और किसी की जिंदगी छीन लेना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं था। और आज ये सारे कैदी इस जहाज से भागने का पूरा प्लान बनाकर आए हैं। उन्होंने पहले से ही हर चीज की तैयारी कर रखी थी। लेकिन इन सभी कैदियों में सबसे डरावना कैदी था एक आदमी जिसका नाम था पार्क, जिसने अब तक करीब 30 औरतों का रेप करके उन्हें मार डाला था। वो बहुत ही बेहुदा और घमंडी किस्म का इंसान था। जब डोसुक नाम का एक पुलिस अफसर उससे उसके अपराधों के बारे में पूछताछ कर रहा था, तब पार्क के चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि वो कह रहा था कि उसने ये सब किया क्योंकि उसके पास ताकत थी। उसने डोसुक को भी बहुत उल्टी सीधी बातें कही। ये सुनकर डोसुक बुरी तरह गुस्से में आ गया और उसने वहीं पर पार्क की पिटाई कर दी। लेकिन पार्क ने भी गुस्से में डोसुक के ऊपर थूक दिया, जिससे डोसुक और भड़क गया और उसने सबके सामने उसे फिर से पीटा और सख्त चेतावनी दी कि आगे कभी पुलिस से भिड़ने की कोशिश न करे। इसके बाद पुलिस ने सारे कैदियों को जहाज के अंदर ले जाया। इन कैदियों में 2 औरतें भी थीं और उन्हें संभालने के लिए औरतें पुलिस अफसरों को भी साथ रखा गया था। जहाज के अंदर हर कैदी के लिए अलग अलग कोठरी बनाई गई थी और पूरे जहाज में बेहद सख्त सेफ्टी की इंतजाम किए गए थे। दूसरी तरफ हम एक ऑफिस रूम देखते हैं जो असल में एक कंट्रोल रूम था। यहीं से सभी कैदियों की निगरानी की जा रही थी। इस ऑफिस को VTS कहा जाता था। उसी समय वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम था हेसिक और उसके साथ उसके कुछ साथी भी थे। वह सबको करते हुए कहता है, मुझे सरकार की तरफ से यहाँ भेजा गया है। हम आज यहाँ एक बहुत अहम मिशन पर आए हैं, इसलिए आप सब लोग यहाँ से हट जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। वह अपना कार्ड भी दिखाता है जिससे सबको यकीन हो जाता है और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। असल में वे सब उसी जहाज के लिए आए थे, वही कार्गो शिप जिसमें आज कोरिया के सबसे खतरनाक कैदियों को लाया जा रहा था। लेकिन उस शिप में सिर्फ कैदी ही नहीं थे, उसमें एक और भी डरावनी चीज थी जिसे कोरिया लाया जा रहा था। वो चीज क्या थी ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। और इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी करने के लिए जो ऑफिसर आया था वही था स्पेशल ऑपरेशन यूनिट का हेड। दूसरी तरफ हम ऑफिसर डोसुक को देखते हैं। डोसुक सभी कैदियों को उनके अपने सेल में बंद कर देता है और जहाज पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को उनके कामों के बारे में हिदायतें देता है। जब सब कुछ पूरा हो जाता है तो वह वहां से निकल जाता है। अब हम उस शिप पर एक नर्स और एक डॉक्टर को देखते हैं। नर्स का नाम था हैन और डॉक्टर का नाम था ओसिक। जब नर्स हैन अपने काम में व्यस्त थी तब डॉक्टर ओसिक चुपके उसके पीछे से बहुत सारी दवाइयां चुरा रहा था। दूसरी तरफ नर्स हैन भी किसी चीज को फ्रिज में रख रही थी, मानो वो भी कुछ छुपा रही हो। वहीं हम कुछ पुलिस ऑफिसरों को देखते हैं जो जहाज के किचन रूम में कैदियों के लिए खाना बना रहे थे। लेकिन किसी को भी ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। कैदियों के लिए खाना बनाना उन्हें अपनी इज्जत के खिलाफ लग रहा था, क्योंकि वो पेशे से शेफ नहीं थे, बल्कि मजबूरी में आज उन्हें ये काम करना पड़ रहा था। वे सब इसी बात पर आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ डॉक्टर ओसिक खाना लेने के लिए आ जाता है। तो अब वे सब खाना खत्म करके कोरिया की ओर चल पड़ते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ओसिक उस जहाज के बेसमेंट में पहुंचता है जहाँ पहले
पहले से ही 2 और लोग मौजूद थे। उस बेसमेंट के एक हिस्से में एक भयानक डेड बॉडी रखी हुई थी और वे सब मिलकर उस डेड बॉडी पर सीक्रेट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके बारे में बाहर किसी को भी कुछ पता नहीं था। डेड बॉडी की आंखें और मुंह सिले हुए थे और पूरा शरीर मानो गलता सड़ता जा रहा था। डॉक्टर ओसिक वहां नीचे काम कर रहे ली के लिए खाना लेकर आता है। उनकी बातों के अनुसार ओसिक उस डेड बॉडी के शरीर में एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाता है। दूसरी ओर हम VTS ऑफिस के हेड हेसिक को देखते हैं। वह वहां एक सीक्रेट फाइल खोलकर देख रहा था। उसी फाइल से उसे एक छिपा हुआ ऑन ऑपरेशन के बारे में पता चलता है, जिसका नाम था प्रोजेक्ट अल्फा। धीरे धीरे शाम ढल जाती है और रात हो जाती है। जहाज पर मौजूद सभी लोग थक चुके थे, इसलिए ज्यादातर पुलिस ऑफिसर सो गए, जबकि कुछ ऑफिसर अब भी साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अब दूसरी तरफ हम उस कैदी पार को देखते हैं। वही कैदी जो दिखने में बेहद डरावना था। उसके पूरे शरीर पर अजीब अजीब टैटू बने हुए थे। वह अचानक अपने पेट के अंदर से एक पिन निकालता है और उसी पिन की मदद से अपनी हैंडकफ खोल देता है, जिससे उसे चेन सिस्टम से बांधा गया था। फिर पार्क वही पिन पास के एक और कैदी को दे देता है और वह कैदी भी उस पिन की मदद से अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जहाज पर पुलिस के साथ कुछ स्टाफ मेंबर भी मौजूद थे, जिनका काम था पुलिस को अलग अलग कामों में मदद करना। अब उन्हीं में से कुछ स्टाफ एक कमरे में जाते हैं जहां हथियार रखे हुए थे। वे वहां से कुछ हथियार उठा लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग असल में क्रिमिनल थे, जो कैदियों को छुड़ाने के लिए भेस बदलकर स्टाफ बनकर जहाज में घुसे थे। लेकिन जैसे ही ये नकली स्टाफ हथियार लेकर उस कमरे से बाहर निकलते हैं, तभी वहां मौजूद कुछ पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेते हैं। लेकिन पुलिस कुछ करने से पहले ही वो सब मिलकर उन पुलिस अफसरों को मार डालते हैं। एक एक कर कई पुलिस वालों को मारने के बाद वे सीधे शिप के कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ते हैं, जहां जहाज का कैप्टन और इंजीनियर मौजूद थे और वही लोग असल में जहाज चला रहे थे। वे क्रिमिनल वहां भी पहुंचकर एक एक कर सभी को मार देते हैं। वहां पर उन्होंने सिर्फ एक ही इंसान को जिंदा छोड़ा, शायद उसी के जरिए अब वो जहाज चलाएंगे। फिर वे उसी रूम में रखे हर डिवाइस को नष्ट कर देते हैं, जिनके जरिए जहाज बाहर से कनेक्ट होता था। अब उन रास्तों को बंद कर देने की वजह से इस जहाज से अब कोई सिग्नल या कॉल नहीं जा पाएगा। बाहर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि जहाज अभी कहां है। इन सब चीजों को नष्ट कर देने से VTS के साथ इस जहाज का पूरा कनेक्शन टूट जाता है। VTS किसी भी तरह से अब जहाज का सिग्नल पकड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर ऑफिसर हेसिक बेहद गुस्से में आ जाता है और वहां मौजूद हर एक आदमी से कहता है कि किसी भी तरह से जल्दी से कनेक्शन बहाल करो। दूसरी तरफ हम जहाज के अंदर एक लेडी पुलिस अफसर को देखते हैं, जिसका नाम था सुमिन। सुमिन अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अचानक उसे अपने फोन से पता चलता है कि जहाज के सिग्नल सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई है। वह तुरंत अपना वॉकी टॉकी चेक करती है, लेकिन पाती है कि वो भी काम नहीं कर रहा। सुमिन ये बात अपनी साथी मोनियन को बताती है, जो उसे कहती है कि वो यहीं रुके, जबकि वह जाकर सिग्नल चेक करती है। उधर जिस कैदी ने पिन की मदद से अपनी हैंडकफ खोलने की कोशिश की थी, उसका हाथ अचानक एक पाइप के बीच फंस जाता है। उससे आवाज निकलती है, जिसे सुनकर कुछ पुलिस अफसरों को शक होता है कि शायद जहाज में कुछ गड़बड़ चल रही है। इसलिए एक पुलिस अफसर कैदियों को चेक करने के लिए वहां आता है। वह सबसे पहले पार्क के सेल में जाता है। शुरू में पार्क बहुत सिंपल और शांत नजर आता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद पुलिस अफसर को दिखता है कि पार्क के हाथ में हैंडकफ नहीं है, और जैसे ही वो कुछ करने की कोशिश करता है, पार्क उस पुलिस वाले पर झपट पड़ता है और उसे तुरंत मार डालता है। फिर पार्क का एक और साथी भी अपनी हैंडकफ खोल लेता है। अब दोनों मिलकर अपने आसपास मौजूद सभी पुलिस अफसरों को मार डालते हैं। इसके बाद वे दोनों एक एक करके अपने बाकी साथियों को भी छुड़ा लेते हैं। मतलब अब सारे कैदी पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। पार्क अपनी जबरदस्त ताकत और खतरनाक स्वभाव की वजह से सभी कैदियों द्वारा लीडर मान लिया जाता है। उनके बीच एक ऐसा लड़का भी था जो सिंपल और शांत नजर आता था। उसका नाम था जिसुक, और उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। ये दोनों हमेशा पार्क और उसके साथियों से दूर रहते थे, लेकिन पार्क जिसुक से कहता है कि अब वह इस पूरी टीम का लीडर है और उसे अपनी टीम में शामिल होना होगा। जिसुक तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वह अकेले ही ठीक है, किसी की टीम में शामिल नहीं होना चाहता। जिसुक के मना करने पर पार्क कुछ भी नहीं कहता। दूसरी ओर हम डॉक्टर ओसिक को देखते हैं, जो अपना काम खत्म करके बेसमेंट से बाहर निकल रहा था। तभी उसे सुमिन, वही पुलिस अफसर, देख लेती है। सुमिन को उस पर शक हो गया, क्योंकि इतनी रात में बेसमेंट में जाना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। इसलिए सुमिन ने अपनी गन तानकर डॉक्टर ओसिक से सवाल करना शुरू किया। ठीक इसी समय ऊपर की फ्लोर पर 3 पुलिस अफसर थे। उन्होंने ऊपर से सुमिन को बताया कि यह वही डॉक्टर है जो अपने जरूरी काम के लिए बेसमेंट में गया था और वह कोई क्रिमिनल नहीं है। ये सुनकर सुमिन उसे छोड़ देती है, लेकिन तभी सबने कंट्रोल रूम की छत पर किसी को देखा जो वहां खड़ा होकर जहाज की तार काट रहा था। ये देखकर उनका शक बढ़
बढ़ गया और सभी तुरंत शिफ्ट के कंट्रोल रूम में चले गए, जहां पहले से ही क्रिमिनल्स बैठे थे और उन्होंने गन उठाकर लड़ाई के लिए तैयारी कर ली। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, वे क्रिमिनल्स पर हमला कर देते हैं। चूंकि पुलिस बहुत कुशल थी, इसलिए शुरू में वे क्रिमिनल्स को अच्छी तरह रोक पा रहे थे, लेकिन कुछ क्रिमिनल पीछे से आकर कुछ पुलिस अफसरों को मार डालते हैं, जिससे पुलिस को मजबूरन उनका जवाबी हमला करना पड़ता है। फिर देखा गया कि उस लड़ाई में कई पुलिस वाले और कई क्रिमिनल मर चुके थे, इसलिए कुछ ही देर में सभी ने लड़ाई रोक दी। लेकिन उन पुलिस वालों में सुमेन बहुत चालाक था। वह तुरंत अपने प्लान के मुताबिक क्रिमिनल्स पर पलटवार करता है। फिर वो और उसके साथी मिलकर कंट्रोल रूम में मौजूद सारे क्रिमिनल्स को मार देते हैं और इस तरह कंट्रोल रूम पूरी तरह उनके कब्जे में आ जाता है। कंट्रोल रूम के एक कोने में वही बंदा बैठा था जिसे क्रिमिनल्स ने जहाज चलाने के लिए जिंदा छोड़ा था। वह घायल हालत में था। सुमेन उसे देकर उसके पास जाता है। उस घायल आदमी ने सुमेन को बताया कि क्रिमिनल्स ने जहाज के सारे सिग्नल डिवाइस नष्ट कर दिए हैं और बाहरी कांटेक्ट के रास्ते भी बंद कर दिए हैं। असल में ये क्रिमिनल्स भागने की साजिश रच रहे हैं। जब यह जहाज किसी दूसरे जहाज के पास पहुंचेगा तो वे दूसरी जहाज में जाकर भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब कोरिया के VTS के पास कांटेक्ट करने का एकमात्र रास्ता बचा है और वह है जहाज के बेसमेंट के जरिए। बेसमेंट में एक छिपा हुआ डिवाइस होता है जो सिग्नल भेज सकता है और वहां एक सैटेलाइट फोन भी मौजूद है जिसके जरिए वे कोरिया में सिग्नल भेज सकते हैं। इससे VTS उनके लिए इमरजेंसी मदद भेज सकेगा। यह जानकर सुमेन अपने साथियों के साथ बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। दूसरी ओर डॉक्टर ओसिक डर के मारे अपने कमरे में वापस चला आता है जहां नर्स हैन मौजूद थी। वह हैन के साथ किसी विषय पर बातचीत कर रहा था। इसी बीच हम देखते हैं कि कैदी पूरी तरह से अपने फ्लोर पर आजाद हो चुके थे। उन्होंने वहां मौजूद सभी पुलिस अफसरों को मार दिया और उनकी लाशों को फ्रीजर में बंद कर दिया। अब कैदी जहाज के चारों तरफ घूमकर हालात का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान पार्क अपने साथियों के साथ चलते हुए जहाज के बेसमेंट तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहले से ही 2 लोग मौजूद थे जो डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट में मदद कर रहे थे। तो वे लोग बेसमेंट में डेड बॉडी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने डेड बॉडी में एक नई दवा डाली, थोड़ी ही देर बाद डेड बॉडी हिलने लगी। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह सिर्फ उनकी कल्पना है, इसलिए उन्होंने इसे ज्यादा सीरियसली से नहीं लिया। इस बीच सभी क्रिमिनल्स बेसमेंट में पहुंच चुके थे। वे वहां इसलिए आए थे ताकि सैटेलाइट फोन ढूंढ सकें। बेसमेंट में कुछ जहाज के इंजीनियर भी मौजूद थे, लेकिन पार्क और उसके साथी उन इंजीनियरों को मार देते हैं। इसके बाद पार्क एक और इंजीनियर से सैटेलाइट फोन के बारे में पूछता है। पार्क और उसके साथियों की हत्या देकर इंजीनियर बहुत डर जाता है और तुरंत उन्हें बताता है कि फोन बेसमेंट के ऊपर के कमरे में रखा है। पार्क और उसके साथी उस कमरे में चले जाते हैं और सैटेलाइट फोन ढूंढ निकालते हैं। फिर वे सब मिलकर उस फोन को तोड़ देते हैं ताकि जहाज पर कोई भी बाहर से कांटेक्ट न कर सके और उन्हें आसानी से भागने का मौका मिल सके। इसके अलावा वे धीरे धीरे जहाज पर मौजूद पुलिस अफसरों को क्रूरता से मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अब जहाज पर मौजूद बाकी पुलिस भी समझ जाती है कि बेसमेंट में शायद हमला हुआ है, इसलिए वे सभी उस तरफ दौड़ते हैं। शुरू में उनकी संख्या कम थी, लेकिन रास्ते में वे और पुलिस अफसरों को पाते हैं। असल में यह कार्गो शिप बहुत बड़ी थी, इसलिए यहाँ कई लोग एक साथ मौजूद थे। अब कई पुलिस अफसर इकट्ठे हो जाते हैं और सब मिलकर बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी ओर बेसमेंट में पार्क अपने साथियों के साथ बैठा था। वह वहाँ एक इंजीनियर को टॉर्चर कर रहा था। ठीक उसी समय पुलिस अफसर बेसमेंट में पहुंचते हैं और समझ जाते हैं कि सभी कैदी अब आजाद हो चुके हैं। पुलिस फिर उन्हें फिर से काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क और उसके साथी इतने खतरनाक थे कि वे तुरंत पुलिस पर झपट पड़ते हैं। पुलिस अफसर चाहे कितने भी कुशल हों, वे इनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। पार्क लगातार उन्हें गोली मारते रहता है। इसी बीच एक पुलिस अफसर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसके सामने वही भयानक डेड बॉडी आ खड़ी होती है जो अब फिर से जिंदा हो चुकी थी। असल में उस बॉडी पर एक बेहद खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट अल्फा। ऐसी डेड बॉडी को अल्फा कहा जाता है। यह अल्फा उस आदमी को इतनी ताकत से मारता है कि एक ही वार में वह आदमी तुरंत मर जाता है। अल्फा असल में दुनिया का सबसे खतरनाक जीव है। इसे मारना असंभव है। इसका शरीर मानो पूरी तरह लोहे का बना हो। गोलियां या चोटें कोई असर नहीं करती। हालांकि इसकी आंखें पूरी तरह से गई थीं, फिर भी यह आसपास मौजूद इंसान की मौजूदगी और शरीर का टेम्परेचर महसूस कर सकता है। इसका मुख्य काम है कि सामने जो भी मिले उसे मार देना। अल्फा लोमड़ी की तरह चालाक और समझदार था और इसकी ताकत एक आम इंसान से 10 गुना पावरफुल थी। अब अल्फा धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ बढ़ता है जहां पुलिस और क्रिमिनल आपस में लड़ाई कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्फा को देखा, सभी तुरंत ठहर गए और लड़ाई की सारी घमाघमी वहीं रुक गई। शुरू में किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान है या कोई और क्रीचर्स। हालांकि पार्क शुरू में अल्फा से बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, लेकिन कुछ ही देर में अल्फा एक एक कर सभी को मारना शुरू कर देता है। ये इतनी खतरनाक तरीके से मार रहा था कि वहां मौजूद हर कोई डर गया। अल्फा जो भी सामने आता उसे मार डालता। इस अल्फा के भयानक रूप को देखकर पार्क डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता, लेकिन अल्फा उसे पकड़ लेता और बहुत बुरे तरीके से मार देता।
अब बचा था सिर्फ सीनियर ऑफिसर डोसुक, लेडी ऑफिसर सुमिन और कुछ अन्य पुलिस अफसर, और कैदियों में बचा था जिसुक और बुजुर्ग व्यक्ति जो पार्क की टीम में शामिल नहीं हुए थे। जिसुक सभी को अल्फा के हाथों से बचाने की कोशिश करता है और चुपचाप उन्हें वहां से भागाने की प्लान बनाता है, लेकिन अल्फा इसे समझ जाता है और सीधे जिसुक की तरफ बढ़ता है, उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि अब तक अल्फा के सामने कोई लड़ाई नहीं कर पाया। जिसुक यहाँ अल्फा से बिना किसी मुश्किल के लड़ाई कर रहा था, लेकिन यह कैसे कर पा रहा था ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब जिसुक अल्फा से लड़ाई करता है और सभी को लेकर किसी तरह वहां से निकल जाता है। हालांकि अल्फा से लड़ते समय जिसुक को उसके हाथ में बहुत बड़ा चोटें लग जाती हैं, जिसे देखकर सुमिन बहुत डर जाती है। सुमिन जिसुक से कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके जहाज के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस बीच उनके साथ जो बुजुर्ग आदमी था उसका नाम था ली सुमिन से कहता है कि अल्फा के शरीर पर जो कपड़े थी वह अब के समय की नहीं लग रही, ये उसने बचपन में ही कभी देखा था, लेकिन आज जैसी कपड़े हैं वैसी अब देखने को नहीं मिलती। सुमिन कहती है कि अब कपड़े से क्या हो सकता है यह नहीं पता और उन्हें प्लान बनाना होगा कि कैसे अल्फा के हाथों से बचा जाए। इसके बाद सुमिन जिसुक को लेकर डॉक्टर के पास चलती है। दूसरी ओर हम कोरिया के VTS ऑफिस को देखते हैं। वहाँ ऑफिसर हेसिक सैटेलाइट के माध्यम से कुछ तस्वीरें फोटो है जो उस कार्गो शिप की थी। साथ ही उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सैटेलाइट के जरिए शिप का लोकेशन भी पता कर लिया था, लेकिन लोकेशन मिलने के बावजूद वे किसी भी तरह शिप के लोगों से कंटैक्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी ऑफिसर हेसिक के पास उनके बॉस का फोन आता है जिनका नाम था डोंग वहाँ हेसिक से जहाज के लोकेशन के बारे में पूछता है। हेसिक जवाब देता है कि वे किसी भी तरह जहाज से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। डोंग ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और हेसिक से कहता है, मैं ये सब सुनना नहीं चाहता, जो काम मैंने तुझे दिया है वह तुझे पूरा करना ही होगा, चाहे जो भी हो मुझे अल्फा चाहिए। अगर तू ये काम नहीं कर पाएगा तो तेरी मौत मेरे हाथों होगी। हेसिक कहता है, अब मैं क्या कर सकता हूँ बॉस। डोंग बताता है कि उसने उसके लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया है। वह चाहता है कि हेसिक तुरंत अपनी टीम लेकर उस जहाज की ओर रवाना हो और किसी भी हालत में अल्फा को अपने साथ ला आए। अगर हेसिक यह काम कर लेता है तो डोंग उसे बहुत सारा पैसा दे देगा। दूसरी तरफ हम जहाज के अंदर उन 2 महिला क्रिमिनल्स को देखते हैं। वे भी अब आजाद हो चुकी थीं। उन्होंने उसी पुलिस अफसर को जो सुमिन के साथ काम करता था हैंडकप पहनाकर बंधा हुआ रखा था। उसी वक्त वहाँ किंगसू नाम का एक कैदी अपने कुछ साथियों के साथ आता है। किंगसू उन महिला कैदियों से कहता है कि वे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलें, वरना सबकी जान खतरे में पड़ेगी, क्योंकि जहाज के अंदर एक भयानक राक्षस की उपस्थिति महसूस की गई है। पर वह महिला किंगसू से उस बात पर मजाकत उड़ाती है। दूसरी ओर हम वही डॉक्टर देखते हैं जो किसी कमरे में नर्स हैन के साथ था। तभी उस कमरे के बाहर अल्फा आ जाता है। हैन आवाज सुनकर दरवाजे के पास जाकर देखने लगती है। तब अल्फा को पता चल जाता है कि उसके सामने इंसान है और वह तुरंत ही बहुत बेरहमी से हैन को मार डालता है। यह देखकर डॉक्टर भी काफी डरा हुआ महसूस करता है और दौड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते हुए उसकी सामने में सुमिन आ खड़ी होती है। सुमिन के साथ ऑफिसर डोसुक, जिसुक और ली भी थे। वे सब मिलकर डॉक्टर को पकड़ लेते हैं और उसे मौत के डर से डराते हुए उससे पूछते हैं कि अल्फा जहाज में कहां से आया है और क्या वह इस पूरे मामले में शामिल है। क्योंकि सुमिन ने उसे आज रात बेसमेंट से निकलते देखा था, इसलिए सुमिन को पूरा शक था कि डॉक्टर भी अल्फा के इस मामले में शामिल है। वे लोग डॉक्टर को तरह तरह से डराते हैं और अंत में डॉक्टर बता देते हैं कि वह वाकई प्रोजेक्ट अल्फा से जुड़ा था। उसने बताया कि वह सिर्फ पैसे के लिए इस प्रोजेक्ट में आया था, पर वह ये नहीं जानता कि ये डेड बॉडी असल में किसकी है और उसने उस डेड बॉडी को ऐसे बनाने में भी कोई हाथ नहीं रखा। जब वह इस प्रोजेक्ट में जुड़ा तब से डेड बॉडी पहले से ही ऐसी ही हालत में थी। उसकी जिम्मेदारी बस इतनी थी कि बेसमेंट में मौजूद लोगों के लिए खाना और दवाइयां मुहैया कराना और कुछ न कुछ समय पर उस बॉडी में स्लीपिंग इंजेक्शन देना ताकि वह जाग न जाए। फिर भी यह डेड बॉडी कैसे जाग उठी यह बात डॉक्टर खुद भी नहीं जानता। अब उस वक्त सब काफी जख्मी थे, हर किसी के शरीर से खून बह रहा था, इसलिए उन्हें डॉक्टर से तुरंत इलाज करवाना जरूरी था। पर इलाज की सारी दवाइयां बेसमेंट में मौजूद थीं और वहीं बेसमेंट में अब अल्फा भी था। फिर भी वे सब मिलकर फैसला करते हैं कि बेसमेंट जाना ही पड़ेगा, इसलिए वे बहुत सावधानी से बेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम उस महिला कैदी को देखते हैं जो अब किंगसू की बात मान रही थी और उसके साथ भागने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उनके सामने अल्फा आ जाता है। अल्फा को देखकर वे दोनों बेहद डर जाते हैं। हालांकि वे कई बार भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्फा के साथ चालाकी नहीं कर सकते। किंगसू के साथ जितने भी क्रिमिनल वहां थे, अल्फा एक एक कर उनके सामने पहुंचता है और उन सभी को बहुत बुरे तरीके से मार देता है। इसके बावजूद किंगसू और वह महिला किसी तरह वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। दूसरी ओर सुमिन और उसकी टीम किस्मत से बेसमेंट तक पहुंचती है। वे बहुत सावधानी से बेसमेंट के चारों ओर देखते हैं और पाते हैं कि बेसमेंट में काम कर रहे जो दो लोग थे उन्हें भी अल्फा ने बेहद बुरे तरीके से मार दिया है। अब जब सुमिन समझती है कि यहाँ अल्फा कहीं भी नहीं है तो वे बेसमेंट की सभी चीजें चेक करना शुरू कर देते हैं। वे जानने की कोशिश करते हैं कि डेड बॉडी के साथ असल में क्या हुआ और क्यों ये डेड बॉडी सबको मार रही है। वे बेसमेंट में मौजूद कंप्यूटर और फाइलें चेक करते हैं। कंप्यूटर से उन्हें
प्रोजेक्ट अल्फा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर सुमिन को एक कई साल पुरानी फाइल मिलती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन विस्तार से लिखी हुई थी। जिस डेड बॉडी ने अब अल्फा का रूप धारण किया है वह असल में कौन था, इसकी इन्फॉर्मेशन भी वही फाइल में मिलती है। उस फाइल में उस आदमी की फोटो भी है। असल में इस आदमी का नाम था किम, जिसका जन्म 1911 में हुआ था। वह जापानी आर्मी का एक सॉलिडर था। लेकिन जब जापान में एक बड़ा युद्ध शुरू हुआ तब जापानी सॉलिडर उसे अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। तब कुछ साइंटिस्ट्स ने मिलकर उसके शरीर पर डिफरेंट तरह की एक्सपेरिमेंट किए और हर एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत सफल रहा। अब डॉक्टर एक लैपटॉप के माध्यम से उस एक्सपेरिमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन ढूंढ लेता है। सब कुछ जानकर वह सुमिन को बताता है कि किम को एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत दर्द सहना पड़ा था। साइंटिस्ट्स ने उसके पूरे शरीर को भयानक रूप से क्षत विक्षत कर दिया था। इसके अलावा उसके शरीर में एक पदार्थ डाल दिया गया था जिससे उसके सभी कोशिकाओं और अन्य अंगों की वृद्धि की प्रक्रिया स्थायी रूप से बंद हो गई। इस वजह से इतने वर्षों के बाद भी वह पहले जैसा ही दिखाई देता है। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वह इतना दर्द सहकर एक भयानक दानव में बदल गया जिसे अब अल्फा कहा जाता है। उसका शरीर अब क्षत विक्षत होने के बावजूद किसी प्रकार का चोट नहीं महसूस करता। एक बार जब वह किसी इंसान को मारना शुरू करता है तो वह उसे मारता ही रहता है। साइंटिस्ट्स ने इसे इस तरह बनाया ताकि वे अपने काम के लिए अल्फा का इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद वे सब वहां एक और फाइल देखते हैं जिसमें जिसुक की एक ऑपरेशन की फोटो होती है। उसे देखकर उसकी पिछली जिंदगी की कुछ बातें अचानक याद आने लगती हैं। समय था 1943 जब जापान में युद्ध चल रहा था। हम एक लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जहां कुछ डॉक्टर एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। यह भी प्रोजेक्ट अल्फा का हिस्सा था। वे किसी इंसान को अल्फा बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक डॉक्टर वहां जापानी मिलिट्री के लीडर को बताता है कि उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली पूरा हो गया है। यह आदमी अब पूरी तरह से अल्फा में बदल जाएगा। अल्फा बनने के लिए बदलाव उसके शरीर में कर दिए गए हैं। ये सुनते ही सारे मिलिट्री ऑफिसर डॉक्टरों की सराहना करने के लिए ताली बजाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही क्षणों में वह आदमी जिसे अल्फा बनाना था जाग उठता है। वहां मौजूद कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन तुरंत ही अल्फा वहां मौजूद हर किसी को मारना शुरू कर देता है। सिर्फ कुछ सेकंडों में वह वहां मौजूद सभी को मार देता है। लेकिन वहां का मेन डॉक्टर मरने से पहले किसी तरह अल्फा को एक कमरे में बंद करने में सफल हो जाता है। दूसरी तरफ हम वर्तमान समय में जहाज के सीन को देखते हैं जहां किंगसू अपनी साथ वाली महिला के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। वे दौड़ते हुए किसी तरह जहाज की एक लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। लेकिन लिफ्ट जिस फ्लोर पर खुलती है वहां अल्फा खड़ा होता है। लिफ्ट में उनकी मौजूदगी महसूस करते ही अल्फा वहां पहुंच जाता है और तुरंत ही किंगसू को मार देता है। ठीक इसी समय वहां पुलिस ऑफिसर डोसुक पहुंचता है। डोसुक देखता है कि वह महिला कैदी अल्फा से बचने की कोशिश कर रही है। डोसुक दौड़कर उसके पास जाता है और उसे किचन तक सेफली पहुंचाता है। किचन में एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला फ्रिज था। डोसुक महिला को थोड़ी देर फ्रिज में छिपने के लिए कहता है, लेकिन जब फ्रिज खोला जाता है तो देखा जाता है कि उसमें बहुत सारी डेड बॉडी रखी हुई हैं। ये वही डेड बॉडी हैं जिन्हें किंगसू के साथ ही क्रिमिनल्स के हाथों मारे गए कैदियों की मारकर फ्रिज में रखा गया था और जिनको पार्क नामक कैदी पहले मारकर फ्रिज में डाल चुका था। अब डोसुक उस महिला को फ्रिज में छिपाकर बाहर आता है। कुछ ही समय में वहां अल्फा पहुंच जाता है। डोसुक गन से अल्फा को मारने की कोशिश करता है लेकिन वह किसी भी तरह सफल नहीं हो पाता। अल्फा उसके पास आता है और उसका गला दबा देता है, लेकिन डोसुक हार मानने वाला नहीं था। वह अल्फा के साथ लगातार लड़ाई करता रहता है। उनके बीच फाइट होती है जिसमें डोसुक काफी ज्यादा रूप से घायल हो जाता है। एक समय पर डोसुक में बहुत ज्यादा क्रोध और ऊर्जा जाग उठती है। वह एक चाकू लेकर अल्फा का एक हाथ काट देता है। यह काम करने के बाद वह बहुत ज्यादा खुश होता है। हालांकि अंत में अल्फा उसे मार देता है। फिर भी डोसुक के चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष की मुस्कान होती है। उसके बाद अल्फा सीधे उस फ्रिज के पास जाता है जहां वह महिला कैदी छिपी थी। फ्रिज के सामने अल्फा को देखकर वह भयंकर डर में पड़ जाती है। बचने के लिए वह मरे हुए इंसान की तरह नटा करती है, लेकिन ठंड और डर की वजह से उसके हाथ पांव कांप रहे होते हैं। फिर भी वह बहुत कोशिश करके खुद को कंट्रोल करती है। फिर अल्फा बिल्कुल उसके पास आता है और महिला के गाल पर हाथ फेरकर यह जांचता है कि वह जिंदा है या नहीं। महिला काफी मुश्किल से अपनी सांस रोककर छिपी रहती है। सौभाग्य से अल्फा उसे मरे हुए समझ लेता है और वहां से चला जाता है। ठीक इसी समय अल्फा बाहर से एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनता है। दरअसल यह वीटीएस टीम का हेलीकॉप्टर था जो अल्फा को पकड़ने के लिए आया था। वे तुरंत हेलीकॉप्टर से जहाज पर उतरते हैं। जहाज के अंदर बचे सभी लोग हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर बेहद खुश हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने आई है, इसलिए सभी दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगते हैं। इसी बीच हम वीटीएस के ऑफिसर हेसिक और उसकी टीम को देखते हैं। सबसे पहले वहां महिला कैदी दौड़ते हुए हेसिक के पास आती है। महिला बार बार मदद की गुहार लगाती है और रिक्वेस्ट करती है कि उसे बचाया जाए, लेकिन वहां देखा गया कि महिला की चीख सुनकर हेसिक बेहद गुस्से में आ गया और उसे बचाने की
बजाय उसने उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। ठीक उसी वक्त सुमिन और उसके साथी पहुंचते हैं और हेसिक के इस कृत्य को देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि एक अफसर होने के नाते उसने बिना वजह एक कैदी को मार दिया, जो बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। सुमिन तुरंत हेसिक की तरफ गन तानती है और उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। हेसिक किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना ही उसे गोली मार देता है। फिर वह बाकी सबकी ओर मुड़कर कहता है, तुम सब एक बेकार टीम हो, तुम्हें बस एक सिंपल काम दिया गया था फिलीपींस से इस जहाज को कोरिया तक लाना, और तुम इस छोटे से काम को भी ठीक तरह से नहीं कर पाए। काम पूरा करने के लिए मुझे आना पड़ा, इसलिए अब तुम में से किसी का भी जीने का हक नहीं है। लेकिन ठीक उसी समय जिसुक वहां पहुंचता है और तुरंत हेसिक पर हमला कर देता है। देखा जाता है कि जिसुक के शरीर में दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा शक्ति है। वह एक एक करके हेसिक के हर साथी को मार रहा है और यहाँ तक कि हेसिक को भी मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसके मन में हेसिक के प्रति पुराना कोई गुस्सा है। लेकिन तभी हेसिक जिसुक के शरीर पर एक निशान देखता है, जो कि एक सील नंबर था। इसे देखकर हेसिक तुरंत समझ जाता है कि जिसुक पर भी किसी समय अल्फा प्रोजेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन शायद वह एक्सपेरिमेंट के दौरान भागकर बच गया था। अब हम जिसुक के अतीत का एक फ्लैशबैक देखते हैं। उस समय जिसुक एक बेहद खतरनाक गैंगस्टर था, जिसके लिए किसी इंसान को मारना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक जिसुक को बेहोश कर दिया जाता और उसे जापानी मिलिट्री द्वारा पकड़ लिया जाता। जब जिसुक का होश लौटता है, वह खुद को एक एक्सपेरिमेंट लैब में पाता है, जहां उसका पूरा शरीर कट छेदन की स्थिति में था। वहीं उसके साथ कई अन्य लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तभी एक डॉक्टर उसके पास आता है और उसके गले में एक इंजेक्शन डाल देता है। इसके तुरंत बाद उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगता है। उसके कान और मुंह से खून बहने लगता है। कुछ ही समय में उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि वह मर चुका है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान मरने वाले सभी लोगों को एक ट्रक में भरकर खेत में ले जाया जाता है, जहां उनका उपयोग जानवरों के खाना के रूप में किया जाता है। जब जिसुक को भी उसी खेत में फेंक दिया जाता है, कुछ समय बाद उसका होश लौटा है, यानी वह वास्तव में मर नहीं गया था। जिसुक तुरंत वहां से भाग निकलता है, अपनी जान बचाते हुए। असल में उसके अंदर अल्फा के कुछ इंजेक्शन लगाए गए थे, जिससे उसकी उम्र कभी बढ़ी ही नहीं। पर क्योंकि उस पर पूरा एक्सपेरिमेंट अधूरा रह गया था, इसलिए उसमें इंसान और अल्फा दोनों तरह की शक्तियां थीं। और यह पूरा सच जिसुक ने सबके सामने छिपा कर रखा हुआ था। वह वहां से भागकर एक बिल्कुल नई जिंदगी जीने लगा, सारे बुरे काम छोड़ दिए, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली और कुछ सालों बाद उनका एक बेटा भी हुआ। उसकी जिंदगी धीरे धीरे फिर ठीक हो रही थी। लेकिन ऑफिसर हेसिक किसी तरह जिसुक के बारे में जान गया। एक दिन जब जिसुक काम पर गया हुआ था, तो हेसिक ने उसकी बीवी को मार दिया और उसका बेटा लेकर भाग गया। हेसिक ने अपने हाथ में उस बच्चे को क्यों लिया, उसका सच हम आगे जानेंगे। जिसुक का जितना ही सुंदर फैमिली तबाह हुआ, वह उतना ही ज्यादा टूट गया। उसने दिल में कसम खा ली कि वह हेसिक से बदला लेगा, इसलिए उसने जानबूझकर अपराध करके फिलीपींस भाग जाना चुना, ताकि उसे जहाज से वापस कोरिया लाया जाए, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि उस जहाज की पूरी कंट्रोल हेसिक ही करता है। अब हम वर्तमान समय में हेसिक और जिसुक को देखते हैं। जिसुक हेसिक से याद दिलाता है कि उसने उसके और उसके फैमिली के साथ बिना किसी वजह कितना अन्याय किया। ठीक इसी समय अल्फा वहां आता है। हेसिक के जो भी साथी बचे थे, वे सब मिलकर अल्फा पर गोली चलाना शुरू करते हैं, लेकिन अल्फा पर इसका कोई असर नहीं होता। इस बीच हेसिक और जिसुक के बीच भी जबरदस्त लड़ाई होती है। अल्फा एक एक करके हेसिक के सभी लोगों को मार देता है। सभी सैनिकों को मारने के बाद अल्फा हेसिक के सामने आता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वही अल्फा जिसने जहाज पर सभी लोगों को पल भर में मार डाला था, हेसिक के सामने एक मिनट भी टिक नहीं पाता। हेसिक उसे पल भर में मार देता है। असल में हेसिक भी अल्फा प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट में शामिल था, इसलिए वह जानता था कि अल्फा को कैसे हराया जाए। यही वजह है कि उसने अल्फा को इतनी आसानी से हरा दिया। अब हम देखते हैं कि जहाज में सिर्फ दो ही लोग बचे थे, जिसुक और हेसिक। हेसिक यहाँ तक कि जिसुक को भी मारने की कोशिश कर रहा था। हेसिक पहले जिसुक पर बहुत हमला करता है, जिससे जिसुक का पूरा शरीर घायल हो जाता है। लेकिन जब जिसुक अपनी पत्नी और बच्चे की याद करता है, तो वह जैसे पागलों की तरह हो जाता है। उसके अंदर अल्फा की शक्ति आ जाते हैं और वह लगातार हेसिक को मारता रहता है। दोनों की लड़ाई जहाज के डेक तक पहुंचती है। यहाँ लड़ाई इतनी जबरदस्त होती है कि हेसिक सीधे पानी में गिर जाता है। जिसुक भी हेसिक को मारने के लिए पानी में छलांग लगाता है और अंततः हेसिक को मार देता है। इस तरह उसके सालों का प्रतिशोध का आग आज बुझता है। इसके बाद कहानी हमें एक सीक्रेट आइलैंड पर ले जाती है, जहाँ हेसिक का बॉस डोंग एक गोडाउन में है। उसने हेसिक को अल्फा को उसके पास लाने के लिए भेजा था। यहाँ वह कई लोगों के साथ एक खास आदमी को अपने गोदाम में पेश करने वाला है। अब हम देखते हैं कि एक छोटा लड़का बंद है, जो अब बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही शक्तिशाली हो गया है। जिसुक, जो खुद अल्फा था, का बेटा भी सुपर ह्यूमन बनकर जन्मा है। लेकिन यह नॉर्मल अल्फा से कहीं ज्यादा खास है, क्योंकि वह जेनेटिक रूप से अल्फा ह्यूमन है और असंभव कार्य भी कर सकता है। हेसिक ने जिसुक के बेटे को बंदी बनाया, ताकि वह उसे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सके और खुद ज्यादा शक्तिशाली बन सके। दूसरी ओर हम जिसुक को देखते हैं, जो समंदर से उस द्वीप पर पहुंचता है, जहां उसके बेटे को गोडाउन में बंद किया गया है। जिसुक कई वर्षों से अपने बेटे की तलाश में था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसका बेटा इसी द्वीप पर है। जिसुक
युसुक सीधे वहां से निकल पड़ता है अपने बेटे को बचाने के लिए और इसी अधूरी अंत के साथ कहानी समाप्त होती है।